इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। मुझे बुलाना चाहते हैं तो मैंने इनको ये कहा, मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी, लेकिन मेरे लिए पहले एक पुलिस की वर्दी सिलवाए, मैं वो यूनिफॉर्म पहन के आना चाहती हूँ। बचपन से ये बताया जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान जो है वो CSS, और कहा जाता है कि इसे हर कोई पास नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कामयाबी के लिए आपको बहुत और दिन रात मेहनत करना पड़ती है। 100 में से 90% लोग आपको ये बताते हैं कि अगर आप ये इम्तिहान पास कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाए। तो लोगों का मैंने देखा है जो 90 to 95% करने का मकसद होता है वो यही होता है कि यार ये सारा कुछ मिलेगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से घर, गाड़ी और बहुत अहम के प्रोटोकॉल मिलता है। जरूरी होता है कि हमें कुछ प्रोटोकॉल मिले, उस प्रोटोकॉल में हमारे लिए रास्ता भी साफ होना चाहिए, हमारे साथ कांस्टेबल भी होने चाहिए, हमारे साथ बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए। और अगर आपको कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए तो आपकी फिर लाइफ सेट हो जाती है। सिर्फ सरगोदा का कमिश्नर 104 कनाल की कोठी में रहता है और इस नौकरी के बाद लोग आपकी बहुत इज्जत करने लगते हैं। लेकिन 100 में से सिर्फ 10% लोग CSS और इस तरह के बाकी इम्तिहानात जो कि सूबाई लेवल पर होते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप अच्छी पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंटल प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर, यानी अगर आसान अल्फाज में कहें तो वो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। ज़्यादा जोर हमारी सोसाइटी इस बात पर देती है कि इस नौकरी करने के बाद आपकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है, लेकिन वो नहीं जानते कि इस नौकरी को हासिल करने के बाद आपको पावर, पैसा और प्रोटोकॉल तो मिल जाता है, लेकिन वहीं से आपकी ज़िंदगी में ग़ुलामी का आगाज़ शुरू हो जाता है। इस ग़ुलामी के सफ़र को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा और देखना होगा कि ये सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। इसका आगाज़ 1853 में ब्रिटिश लेरा कॉलोनी से होता है, जिसे ईस्ट इंडिया नामी कंपनी ने स्टार्ट किया था। इसे उस वक्त ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का नाम दिया जाता था। आज़ादी के बाद इंडिया इसे CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रख देता है, जिसको UPSC कनेक्ट करता है, और पाकिस्तान इसे बदलकर CSP और बाद में CSC यानी कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज रख देता है, जिसे FPSC कनेक्ट करता है। CSS इम्तिहान जो कि वफाकी हुकूमत कराती है, और इसी तरह सारे सूबे अपने अपने सूबे में ही इम्तिहान लेते हैं। तो ये अंग्रेज़ों का लाया गया एक सिस्टम था जिसके ज़रिए अंग्रेज़ अपनी पॉलिसीज़ लागू किया करते थे और हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे। कि गोरा तो आपको कंट्रोल दे ही नहीं रहा था कोई और, डेमोक्रेसी तो थी नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने तकरीबन 20-30 करोड़ की आबादी को रूल करने के लिए यही सर्विस रेस की थी। जो डायरेक्टली इंगेजिंग फोर्स थी वो यही लोग थे, तो इनके पास एक पावर, एक इक़्तिदार भी था एक लिहाज से। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि इसको कंटिन्यू किया जाता है, बस इसका नाम बदल दिया जाता है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इन ऑफिसर्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल होती थी, लेकिन इस कफन में आखिरी किल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ठोका जाता है, जो कि इन ऑफिसर्स को पॉलिटिशियंस के मातहत कर दिया जाता है। अब इस सिस्टम को आज के एतबार से देखते हैं, ये वही सिस्टम है जिसके पीछे पहले अंग्रेज़ थे, अब उनकी जगह पॉलिटिशियंस और ताकतवर अफराद ने ले ली है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये ऑफिसर्स अंग्रेज़ों के जायज़ और नाजायज़ काम लागू किया करते थे, और अब ये पॉलिटिशियंस के और ताकतवर अफराद के। आप जानते हैं किस तरह ये सिस्टम इन ऑफिसर्स को ग़ुलाम बनाता है। जरा सोचिए, आप 4 से 5 साल मेहनत करते हैं और इस इम्तिहान की तैयारी में दिन रात एक कर देते हैं। जब आप कामयाब होकर अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपने वो काम करने हैं जो आपसे अनपढ़ और पॉलिटिशियन लोग करवाते हैं। हासिल करने पर इन्हें शील्ड, CC1 सर्टिफिकेट और 10,000 रुपए कैश इनाम से नवाजा जाता है। कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर। यार मुझे बताएं, राणे तो हुक्मरान होते हैं, आप जो एग्रीकल्चर शुरू कर लिया आपने। अब आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो कि बहुत ही आसान है, आपको वो सब करना होगा जो कि ये लोग करवाते हैं, जिसके बदले में 90% लोगों को वो सब कुछ मिलता है जिसकी वो ख्वाहिश करके ये इम्तिहान पास करते हैं। दूसरे रास्ते में इस वीडियो में हम बाद में बात करेंगे। आइए ज़रा सी रोशनी इस आसान रास्ते पर डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह इन ऑफिसर्स को उनकी ग़ुलामी के बदले में नवाजा जाता है। इन ऑफिसर्स की कहने को तो तनख्वाह लाख या 1.25 लाख से ज़्यादा ना हो, लेकिन इनके अलावा जो कुछ उनको दिया जाता है, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। कमिश्नर सरगोदा, अब देखिए उसके घर में गंदम काश्त होती है। एक ऑफिसर्स के नीचे कई मुलाजिम काम करते हैं जो इनकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। कि एक अफसर जो 1,10,000 20,000 रुपए आपसे सैलरी लेता है, उसके ऊपर 30-30, 35-35 खिदमत गुजार नौकरी कर। इनको बहुत अच्छे और महंगे इलाकों में घर और प्लॉट्स दिए जाते हैं, जिसमें इनको टैक्स की भी छूट होती है।
इनकी गाड़ियों का तेल और बिजली के बिल, इवन कि हर चीज़ गवर्नमेंट अदा करती है। यहाँ तक कि अगर इनके बच्चे भी किसी जुर्म में शामिल हों, यानी कि रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करें, इवन के किसी भी जुर्म में पकड़े जाएं, तो सिस्टम्स इन्हें प्रोटेक्ट करता है। इन ऑफिसर्स को नवाजा जाता है और इन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाता है। अभी हाल ही में हुकूमत इन ऑफिसर्स के लिए बहुत ही अच्छे और लग्जरी घर बना रही है। ये सिला इनको इनकी गुलामी के बदले में दिया जाता है ताकि इनसे मर्जी के काम और मर्जी के फैसले करवाए जा सकें। ज़रा सोचें, इतने मुश्किल हालात में जहां कर्ज लेकर मुल्क को चलाया जा रहा है, लेकिन इन ऑफिसर्स को खुश रखने और इनसे अपनी मर्जी के काम लेने के लिए इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। और यही नहीं बल्कि बजट में इन ऑफिसर्स को हर तरह के टैक्स की भी छूट दी गई है, जिसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है। और जो लोग सिविल सर्विस सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो ताकत और पैसा हासिल कर सकें, उन्हें तो ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है। वो लोग इस सिस्टम से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। कमिश्नर साहब की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी वो सीएम साहब आएंगे तो उनके लिए खाना 100 बंदों का तैयार रखें आप लोग। इलेक्शन में भी इनकी ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं। इलेक्शन में एक टर्म इस्तेमाल होती है आरओज़, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर। इन रिटर्निंग ऑफिसर्स में सिविल सर्विसेज भी शामिल होते हैं, जो सीएसएस का इम्तिहान देके पास होते हैं या कि जो सूबाई लेवल से आए हुए होते हैं। ये सिविल सर्विसेज एक अहम टूल के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि आरओज़ पुलिस स्टेशन के मकाम और इंतजामात के जिम्मेदार होते हैं, जिससे वो वोटिंग के प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात, वोट काउंटिंग का अमल भी आरओज़ की निगरानी में होता है और आखिर में आरओज़ ही नतीजे का ऐलान करते हैं। इस तरह से सिविल सर्विसेज जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पे काम करते हैं, इलेक्शन के हर पहलू पे असरअंदाज होते हैं। अब आता है दूसरा रास्ता, जिसमें आप रेजिस्ट करते हैं या फिर सिस्टम को चेंज करने की कोशिश या बात करते हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से होते हैं जो वाकई ही पब्लिक सर्विस के लिए आते हैं। इस रेजिस्टेंस के नतीजे में आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर दी जाती है, या तो आपका ट्रांसफ़र करके किसी ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ आप कुछ भी ना कर सकें। तो जब आप फुल फाइनल अपनी तरक्कियों तक पहुंच चुके हो, तब भी आपकी औकात है कि आप 2 महीने में ट्रांसफ़र हो सकते हो। एक किसी को सिर्फ ख्याल आना है कि इसको हटा दो, या फिर आपको धमकियां और इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कई लोग हैं जो डिप्रेशन में चले गए, कई लोग हैं बेचारे बीमार हो गए। मुझे एक अफसर को उसने फ़ोन करके कहा कि यार मुझे तो पागल खाने में आप जमा करवा दें। मेरी तो हालत ये हो गई है, मैं सोच क्यों अभी सर्विंग है, पोस्टिंग नहीं मिल रही। अयान अली केस में जिस कस्टम ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार किया था, उसे इतना प्रेशराइज किया जाता है कि उसे फ़ोन करके जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं और आखिर में बात ना मानने की सूरत में उसे मरवा दिया जाता है। पिंडी का ये कमिश्नर जब तक बात मान रहा था तो तब तक सब ठीक था। जैसे ही वो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे गायब करवा दिया जाता है और आज तक पता नहीं चल सका कि ये ऑफिसर गया कहाँ। इवन के मीडिया को भी इस पर बात करने की इजाज़त नहीं है। हाशिर को तो आप सब जानते होंगे क्योंकि ये धुआं ड्रामा में भी थे और ये उन चंद ऑफिसर्स में से थे जो सिस्टम को चेंज करना चाहते थे और कस्टमरी फॉर्म्स की बात करते थे। I want to change the system. ये कहते ये थे कि यहाँ शिप्स क्यों हफ्तों हफ्तों खड़ी रहती हैं और यहाँ किस तरह फाइल्स एक ऑफिसर्स की टेबल से दूसरे ऑफिसर की टेबल तक घूमती रहती है। वो ये बात करते थे हमारा सिस्टम दूसरे मुल्कों के सिस्टम की तरह एफिशिएंट क्यों नहीं है। आप में से जिन लोगों का वास्ता कस्टम में पड़ा होगा, आप बखूबी जानते होंगे कि वहाँ का सिस्टम किस तरह से काम करता है और वहाँ जाने वाले के साथ क्या हाल किया जाता है। और जब भी मैं उनके पास गया, मुझे ये कह रहे थे कि देखें ये उस बंदे ने करना है, ये उसके पास अब फाइल चली गई है। हर रोज़ कहानियाँ हो रही थी। खैर होता ये है, हाशिर को सिस्टम को इम्प्रूव करने की ये सज़ा दी जाती है कि उसको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर डिफरेंट केसेस कर दिए जाते हैं और आखिर में वो फिर मुल्क छोड़कर चला जाता है और कनाडा में जाके ट्रक चलाना स्टार्ट कर देता है। ये नौकरी नहीं थी करनी, इसमें मैंने असेंबली भी देख ली थी कैसे चलती, एग्जीक्यूटिव भी देख लिया था कैसे चलता है, अदारे भी देख लिए थे कैसे चलते हैं। और ऐसे ही यंग ऑफिसर्स आखिर में तंग आकर खुदकुशी कर लेता है। ऐसे ही कई और ऑफिसर्स हैं जिनको ये सिस्टम निगल चुका है। ऐसी और कई मिसालें हैं जिनको मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। मेरा इस वीडियो का मकसद किसी को हाल्ट करना या डिस्करेज करना नहीं है।